JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। इससे पहले हम पढ़ चुके थे भौतिक संसाधनों का प्रबंधन और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो मानवीय संसाधनों के प्रबंधन को जानते हैं। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से तात्पर्य उस उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से होता है जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मानव संसाधन की कार्य क्षमता विभिन्न विभिन्न होती है। अतः व्यवस्थित मानव संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। मानवीय किसी भी विद्यालय में मानवीय संसाधन के अंतर्गत वहाँ के अध्यापक, वहाँ के अन्य कर्मचारी आते हैं। उन कर्मचारियों और उन अध्यापकों की क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है कार्य प्रदान किया जाता है। यही प्रबंधन, यही व्यवस्था जो है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन कहलाती है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। यहाँ पर पहले आपके जो विद्वान है ये हैं श्री OP शर्मा। इनके अनुसार मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यानी कि जो भी हमारे मानवीय संसाधन हैं उनसे जो उन मानवों से सबसे से ज़्यादा सहयोग प्रदान कर लेकर, मतलब उनकी सहायता प्राप्त करके अपने कार्यों की पूर्ति करवाना ही मानवीय संसाधन का अच्छा प्रबंधन है। प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय की सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका संपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा सके। यानी कि किसी भी जो वहाँ पर भौतिक संसाधनों के अलावा जो मानवीय संसाधन होते हैं जिसमें आपके कर्मचारी हैं, आपके चपरासी, आपके शिक्षक, आपके जो लिपिक हैं, यानी जो भी विद्यालय के जो भी मानवीय जो लोग हैं, तो उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार हम उन्हें कार्य प्रदान करते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन करके उनसे जो है संपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं जिससे कि हमारे जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो मानवीय संसाधन की जो यहाँ पर हमने परिभाषाएं, इन परिभाषाओं के माध्यम से इसकी हमने अर्थ को स्पष्ट करने की यहाँ पर जो है कोशिश की है। इसके अलावा जो हमारा आता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन की विशेषता, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है तो इसे ध्यान से देखेंगे। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन संभव हो पाता है। यानी कि मानवीय संसाधन प्रबंधन के द्वारा ही कार्य का जो है योग्यता के अनुसार विभाजन होता है। यानी जो जिस व्यक्ति की जो योग्यता है तो उसके अनुसार उसे वह कार्य दिया जाता है यदि मानवीय संसाधन प्रबंधन ठीक है तो। ये इसकी एक विशेषता होती है। यानी कि जो मान लीजिए कि 12वीं पास है तो वो क्लरिकल के लिए होता है, जो आपका B.Ed या DLED करो हैं वो तो शिक्षक के लिए उन्हें जो है शिक्षा का कार्य दिया जाता है। यानी उनकी योग्यता के अनुसार जो है कार्य विभाजन किया जाता है। मानवीय संसाधन प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। यानी हमें इसके द्वारा क्या है, इसकी एक विशेषता क्या है मानवीय संसाधन प्रबंधन की, कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का भी हमें जो है बोध हो जाता है। मानवीय संसाधन प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकती है। यानी किसी भी विद्यालय या समाज की जो आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो है मानवीय संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। यानी किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक जो है मानवीय संसाधन प्रबंधन होना आवश्यक है। यदि किसी भी संस्था का मानवीय संसाधन प्रबंधन ठीक नहीं है तो वहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था उत्तम नहीं हो सकती। मानवीय संसाधन प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। यानी मानवीय संसाधन प्रबंधन होगा तभी हम मानवीय संसाधनों का हम सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। यदि प्रबंधन वहाँ पर मानवीय संसाधन प्रबंधन नहीं होगा किसी विद्यालय में ठीक, तो वहाँ के जो मानवीय संसाधन हैं यानी वहाँ के शिक्षक और वहाँ के चपरासी या अन्य जो मानवीय संसाधन हैं तो उनका हम जो है सही उपयोग या सही दिशा में उनका उपयोग हम नहीं कर सकते। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो सकती है क्योंकि प्रत्येक को उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधन की एक विशेषता यह है कि जब हम उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देते हैं तो उन व्यक्तियों के अंदर मतभेद होने की संभावना कम हो जाती है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। यानी कि
यदि किसी विद्यालय का मानवीय संसाधन जो प्रबंधन है वो ठीक होगा तो विद्यालय में जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो निर्धारित कार्य मिलेगा तो वो जो उस कार्य में जो है अपनी निष्ठा के साथ उसमें लिप्त रहेगा, यानी जो उसका कार्य निश्चित होगा उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, तो उस कार्य को वो जो है अच्छे से करेगा। तो ये मानवीय संसाधन प्रबंधन की विशेषता होती हैं। इसके अलावा आपका आता है विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग। जो अंग होते हैं हमारे मानवीय संसाधन प्रबंधन के वो मुख्य जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रधानाध्यापक, नंबर 2 शिक्षक, नंबर 3 छात्र और नंबर 4 समुदाय। समुदाय में आपका आता है ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होती हैं। शैक्षिक से मतलब यहाँ है जो हमारी मतलब कि जो शिक्षा से संबंधित, और प्रशासनिक से मतलब है जो वहाँ की जो उन्हें जो है एक तरीके से संचालित, जो मानवीय संसाधनों को संचालित करना, वहाँ के नियम हैं, जो वहाँ के जो योजनाएं हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, तो उन सारी क्रियाओं को जो है एक नियंत्रित करना जो हुआ वहाँ की जो है प्रशासनिक प्रक्रिया हुई। तो प्रशासनिक प्रक्रिया और शैक्षिक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रधानाध्यापक का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। प्रधानाध्यापक अपनी संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से अपने स्कूल के शिक्षकों का नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होता है। प्रत्येक विद्यालय के जो हैं कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो है प्रधानाध्यापक जो है अपनी जो व्यक्तित्व विशिष्टता, अनुभव के द्वारा और अपनी जो है योग्यता और कर्मठता के द्वारा शिक्षकों का जो सही से नेतृत्व करता है और वहाँ के जो मानवीय संसाधन हैं उनका सही से प्रयोग करके उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्रधानाध्यापक सौरमंडल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के समान होता है जिसके चारों ओर समस्त अध्यापक ग्रह की भांति कार्य करते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। प्रधानाध्यापक के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर होती है। प्रधानाध्यापक की हम तुलना सौरमंडल से कर सकते हैं, जहाँ पर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपना जो है कार्य करते हैं। उसके सूर्य के चारों ओर जो है सौरमंडल में एक निश्चित अपनी परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक भी जो है, प्रधानाध्यापक के भी चारों ओर जो है जो मानवीय संसाधन है, जो शिक्षक हैं, जो आपके वहाँ पर और चपरासी हैं या जो कार्यालय संबंधित अधिकारी हैं, उन सबको जो है वो एक साथ लेकर चलता है और अपने जो शैक्षिक कार्यक्रमों की वो जो है सफलता प्राप्त करता है। तो इसके बाद जो प्रधानाध्यापक के आगे जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रधानाध्यापक के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रधानाध्यापक का सबसे पहला गुण है प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका, यानी प्रधानाध्यापक की जो है भूमिका बहुआयामी होती है। प्रधानाध्यापक एक और जहाँ अपने जो स्कूल के जो उसके जो संस्था के कर्मचारी हैं, शिक्षक हुए, वहाँ के जो लिपिक वर्ग हुआ, वहाँ का जो चपरासी वर्ग हुआ, इसके अलावा जो है छात्र, और इसके साथ ही साथ जो छात्रों के अभिभावक हैं तो उनके साथ उनकी उसके जो है सारे जो वहाँ की जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको जो उनके बीच में तालमेल मिलाने की जिम्मेदारियाँ होती हैं, शैक्षिक जिम्मेदारियाँ, वहाँ के भौतिक संसाधनों का संचालन, तो ये सब चीज़ें जो हैं सारी भूमिकाएं जो हैं बहुआयामी, यानी हर क्षेत्र में जो है प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला गुण है प्रधानाध्यापक का है सुगमकर्ता, यानी प्रत्येक कार्य को प्रत्येक संसाधन के माध्यम से, यानी शिक्षकों के, अभिभावकों के या समाज के माध्यम से या किसी भी आपके जो भौतिक संसाधन है उनको जो है सुगमता से किसी भी कार्य को करने के लिए जो है प्रधानाध्यापक की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये भी प्रधानाध्यापक का एक गुण होता है कि वह किसी भी कार्य को सुगमता के साथ संपन्न कर लेता है। कुशल प्रेरणादायक, यानी कि जो आपके शिक्षक हैं या आपके छात्र हैं तो उनके लिए एक जो प्रेरणा स्रोत होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। कोई शिक्षक सही से कार्य करता है तो उसे जो प्रोत्साहित करता है, या किसी शिक्षक की कोई कमी होती है तो उन कमियों के बारे में उनको जो है अवगत कराता है और उन्हें जो है सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ये जो है आपका एक तरीके से प्रधानाध्यापक का एक गुण होता है कि वे एक कुशल प्रेरणादायक व्यक्ति होता है। नेतृत्व की क्षमता, यानी कि प्रधानाध्यापक में नेतृत्व की क्षमता यानी लीडरशिप की क्षमता होना जरूरी है। यदि किसी टीम का या किसी भी दल का नेता सही नहीं होगा तो वह दल या वो टीम जो है सही से कार्य नहीं कर पाती। तो यानी शिक्षकों का और वहाँ के कर्मचारियों का नेतृत्व करने की क्षमता जो है प्रधानाध्यापक के अंदर होनी चाहिए। अगला गुण होता है प्रधानाध्यापक का मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता,
यानी कि जो मानवीय संबंध है, छात्र शिक्षक संबंध, छात्र और शिक्षक संबंध के अलावा शिक्षक अभिभावकों के संबंध, या जो भी वहाँ पर और अन्य कर्मचारी हैं कॉलेज के अंदर, जो भी मानवीय कर्म संसाधन है, उनके बीच में जो है संबंध स्थापित करके अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना जो है प्रधानाध्यापक का एक मुख्य गुण होता है। कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधन। प्रधानाध्यापक एक कुशल प्रशासक के रूप में होता है। वह सही सभी संसाधनों का सही से प्रयोग करता है, सही उचित समय पर उचित निर्णय लेता है, और जितने भी कॉलेज के नियम कानून हैं उन्हें सही से फॉलो करवाता है, अनुशासन का ध्यान रखता है, ये सारी चीज़ों को जो है सही से संचालित करता है। तो ये क्या हुआ, एक कुशल प्रशासक का गुण हुआ। इसके अलावा समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। एक जो प्रधानाध्यापक का गुण होता है वो समय प्रबंधक के रूप में भी होता है। वो सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर सही शिक्षक को सही कार्य सौंपना, सही कर्मचारी से सही कार्य कराना भी एक जो है समय प्रबंधक का एक टाइम मैनेजमेंट का जो है एक गुण भी प्रधानाध्यापक के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगला गुण होना चाहिए प्रधानाध्यापक का चरित्र, यानी कि प्रधानाध्यापक को एक अच्छा चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। वह ऐसा चरित्र होना चाहिए कि वह एक आदर्शवादी चरित्र को प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके माध्यम से उस को देखकर सभी शिक्षक और सभी छात्र जो है एक प्रेरणा के तहत अपना जो है चरित्र अच्छा बनाए। उसके अच्छे चरित्र को देखकर जो है सभी छात्र और अध्यापक अच्छे चरित्र का निर्माण कर पाएँ। उसी जिस कॉलेज का जैसा प्रधानाध्यापक होगा, वहाँ के शिक्षक भी वैसे ही, वहाँ के शिक्षकों का चरित्र वैसा ही निर्मित होगा। यदि किसी कॉलेज में अच्छा चरित्र वाला प्रधानाचार्य होगा तो वहाँ के शिक्षक भी अच्छे चरित्र के निर्माण पर जोर देंगे। यदि प्रधानाध्यापक सही चरित्र का व्यक्ति नहीं होगा तो वह शिक्षकों को भी जो है सही अच्छे चरित्र ना होने पर कुछ नहीं कह सकता, और वहाँ की जो है शिक्षकों में चरित्रहीनता आ सकती है, या वहाँ के बच्चों में भी चरित्रहीनता की या अनुशासन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो है आपका आता है सकारात्मक सोच, यानी कि जो प्रधानाध्यापक के अंदर सकारात्मक सोच होती है, उसके अंदर ये गुण होता है, तो वो जो है कम संसाधनों और सीमित संसाधनों के बीच भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलता है और उन लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो सकारात्मक सोच होना भी प्रधानाध्यापक के अंदर एक गुण है। तो ये जो है प्रधानाध्यापक के गुण हुए। इन गुणों को जो है आप थोड़ा एक बार अध्ययन करेंगे, ये गुण कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा जो आपका अगला आता है वो है शिक्षक। अब प्रधानाध्यापक के बाद दूसरा जो अंग होता है आपका मानवीय संसाधन का, वो होता है शिक्षक। विद्यालय के मानवीय संसाधनों में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी किसी भी विद्यालय के मानवीय संसाधन में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। विद्यालय की जो छवि होती है वहाँ के शिक्षकों के ऊपर बहुत काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। जहाँ के जैसे शिक्षक होंगे वहाँ के विद्यालय की वैसी छवि होगी। यदि शिक्षक अच्छे होंगे तो विद्यालय की छवि भी अच्छी होगी, और जहाँ के शिक्षक भ्रष्ट होंगे या जहाँ के शिक्षक आलसी होंगे या किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से दूषित होंगे तो वहाँ के जो विद्यालय की छवि जो है गंदी होगी, यानी जो वहाँ के विद्यालय की छवि जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो विद्यालय की छवि को सुधारने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को भी सिखाता रहता है। शिक्षक को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी गई है, यानी शिक्षक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सीखना और सिखाना। शिक्षक जो है जीवन भर सीखता भी है और सिखाता भी रहता है, इसलिए शिक्षक को जो है छात्र की संज्ञा भी दी जाती है कि वह जीवन भर एक छात्र के रूप में अध्ययन करता रहता है। और जो शिक्षक अध्ययन करना बंद कर देता है तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है शैक्षिक जो गुण है वो समाप्त होते चले जाते हैं। इसको जो समझने के लिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुँचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। यानी कि जो हमारी किसी पुरानी पीढ़ी में से जो हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं उन मान्यताओं को जो है शिक्षक किसी समाज की प्राचीन मान्यताओं, प्राचीन पीढ़ी की मान्यताओं को अगली पीढ़ियों में तक पहुंचाने का कार्य जो है शिक्षक का होता है। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि हमें पैर छूने चाहिए बड़ों के, तो उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए शिक्षक जो है बहुत काफ़ी हद तक उसमें जो है सहयोग करता है। तो किसी भी सभ्यता को, किसी भी तकनीक को, किसी भी परंपरा को अगली पीढ़ी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए जो है शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा की व्यापक परिभाषा दी है, यह है एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। यानी कि
शिक्षक को जो है हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। वह हमेशा जो है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए, हर क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाता रहना चाहिए। अगर उसने अध्ययन करना बंद कर दिया तो वह जो है धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खोता चला जाएगा। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, यानी अगर कोई दीपक जल रहा है तो तभी दूसरे दीपक को प्रज्वलित करेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि यदि शिक्षक अगर अध्ययनशील होगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, तभी वह अपने छात्रों को नई नई चीज़ें सिखा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक टीचर जीवन भर छात्र ही रहता है, उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी रहनी चाहिए। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षक जो है जीवन भर छात्र के रूप में अध्ययन करता रहता है, उसे अपने विषय की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये जो है शिक्षक के बारे में यहाँ पर इन विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक को जो है हमेशा जो है कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और छात्रों को नया नया सिखाता रहना चाहिए। तो यह है शिक्षक को जीवन भर जो है अध्ययनशील बना रहना चाहिए, जिससे कि वो अगली आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान से अवगत कराता रहे, जो नवीन ज्ञान है उसके बारे में जानकारी देता रहे। शिक्षक की विद्यालय में भूमिका। शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता है। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक छात्र अनुक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूँकि शिक्षा का तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक जो है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हृदय का काम है, उसी प्रकार से विद्यालय में जो है शिक्षक की भूमिका होती है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विषय जो विषय हैं उनके पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए। उनमें जो है उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो पूरी होनी चाहिए, वे योग्य होने चाहिए, वे अपने कार्य में दक्ष होने चाहिए। उन्हें जो है आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है उसकी शैक्षिक विधियाँ, जो शैक्षिक की जो तकनीकें हैं, शैक्षिक कार्यक्रम है, शैक्षिक कार्य प्रणाली है, वो सभी चीज़ों का उसे जो है ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की जो है विद्यालय में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा जो आपका आता है कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं। अभी विद्यालय में शिक्षक की भूमिकाएं थी, ये कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं। शिक्षक ही कक्षा प्रबंधक होता है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक अपने विवेक से अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को विकसित करता है, यही शिक्षक का मौलिक तथा सृजनात्मक कार्य होता है। उसे शिक्षा का प्रशासन भी देखना होता है, शिक्षक की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करना होता है। कहने का मतलब है शिक्षक जो है कक्षा का प्रबंधन करता है, मतलब विद्यालय का प्रबंधन जो करता है वो प्रधानाचार्य करता है, लेकिन कक्षा का जो प्रबंधन करता है या कक्षा का जो प्रशासक होता है वो होता है आपका शिक्षक। यानी कक्षा में किस तरीके से कौन सी चीज़ चलानी है, किस की व्यवस्था को किस तरीके से संचालित करना है, कि आपको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, या कोई भी आपकी जो है मतलब कि किस तरीके से आपको अनुशासन में रहना है। वहाँ के जो नियम कानून है कक्षा के अंदर के सभी चीज़ों को जो है शिक्षक निर्धारित करता है। तो कक्षा के अंदर जो प्रबंधक होता है वो होता है शिक्षक। इसके जो मुख्य उत्तरदायी ये हैं, नंबर 1 आपका है शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक। शिक्षक जो है कक्षा के अंदर एक प्रबंधक और प्रशासक की भूमिका निभाता है, यानी वो सारी जो क्रियाओं का जो है प्रबंधन करता है और उनका जो है वहाँ के नियम कानून को जो है सही से संचालित करता है। शिक्षक एक विशेषज्ञ होता है। शिक्षक जो है अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। शिक्षक एक निर्देशक, यानी शिक्षक जो है सही से निर्देशित करता है हमें कि हमारे छात्रों के लिए क्या गलत है, क्या सही है और उन्हें किस तरीके से अपना अध्ययन करना है आगे। तो इस तरीके के निर्देश जो है शिक्षक ही उन्हें देता है। छात्रों का हितैषी होता है, मित्र जैसा आचरण करता है, यानी छात्र से उसका जो है उसे हितैषी होना चाहिए और मित्र जैसा उनके साथ आचरण करना चाहिए। छात्रों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। छात्रों के लिए एक आदर्श मतलब एक इस तरीके का शिक्षक होना चाहिए कि शिक्षक जो को देखकर छात्र जो हैं एक अच्छे व्यक्ति बने, यानी कि एक शिक्षक में जो है अच्छे गुण होने चाहिए, जिनको देख कर कि छात्रों के अंदर एक अच्छी गुणों का विकास होना चाहिए। तो उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, यानी छात्रों का जो है लीडरशिप करना चाहिए। उन्हें जो उनके छात्रों का जो अध्ययन कार्य है, छात्रों का जो लक्ष्य है उसके लिए जो है उनके जो है
उनके लीड करना चाहिए, उनका जो है नेतृत्व करना चाहिए कि किस तरीके से आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए उसे जो है हर पल जो है रणनीति बनाते रहना चाहिए, हर कदम कदम पर उनके साथ देना चाहिए। शिक्षक का एक कुशल शोधकर्ता के रूप में होना चाहिए। शिक्षक जो हमेशा एक कुशल शोधकर्ता होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को हमेशा ये देखता रहना चाहिए कक्षा में किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, या हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कि इस समय हमें कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए, या हमें इस समय शिक्षा के अपनी कक्षा में क्या क्या चेंजेज लाने चाहिए, किन विषयों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। इस तरीके से जो है उसे हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए। उसे हमेशा जो है खोज करते रहना चाहिए कि शिक्षा के लिए किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं छात्रों को जो है सही से अधिगम कराने के लिए। तो शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में, तो ये शिक्षक की भूमिकाएं हैं कक्षा में। इसके बाद आते हैं शिक्षक के गुण। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान से देंगे। शिक्षक के गुण होता है व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, यानी शिक्षक का जो है व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिसके संपर्क में आते ही छात्रों और अन्य व्यक्तियों के अंदर जो है आदर और स्नेह का जो है प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक को जो है अगला गुण है आपका शारीरिक और मानसिक रूप से चरित्रवान होना चाहिए। समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। मनोविज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, यानी मनोविज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों की विभिन्न रुचि अभिरुचि प्रेरणा और योग्यताओं को जो है नहीं समझ पाएगा और उनका मार्गदर्शन उचित तरीके से नहीं कर पाएगा। अध्ययनशील होना चाहिए। अगर शिक्षक अध्ययनशील नहीं होगा तो वह नए नए विषयों में नए जो नवीन परिवर्तन हो रहे हैं दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको जो है नई विधियों को जो है नहीं समझ पाएगा। और जो है वो है जो वर्तमान समय में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है छात्रों को नवीन विधियों की या नवीन जो पाठ्य वस्तुएं हैं उनको जो है सही से नहीं पढ़ा पाएगा, इसलिए उसे अध्ययनशील होना चाहिए। अगला गुण होना चाहिए अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक को जो है जो उसका व्यवसाय यानी पढ़ाने का जो काम है उसके प्रति उसे हीन भावना नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये काम तुच्छ है। अपने व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, यानी जो उसका पढ़ाने का कार्य है उसमें उसे पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, उसे पूर्ण मतलब सही पूरे मन से करना चाहिए। सहनशील एवं संवेगिक स्थिरता होनी चाहिए, यानी शिक्षक को क्या होना चाहिए कि उसे हर चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और उस अपने हमेशा मतलब एकदम से किसी चीज़ पे क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इन संवेगों में और सहनशीलता में स्थिरता होनी चाहिए, एक शिक्षक का गुण है। अगला शिक्षक का गुण है प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, यानी शिक्षक को जो है एक शिक्षक वही होना चाहिए जो प्रशिक्षित हो, जिससे कि वो शिक्षण विधियों बाल मनोविज्ञान एवं समस्या समाधान में दक्ष होना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षित होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है रुचि विविध, यानी अध्यापक की जो है रुचि विविध होनी चाहिए। उसे जो है विशेषकर पाठ्य सदगामी प्रक्रियाओं तथा खेलकूद में अध्यापकों को अपना उचित योगदान प्रदान करना चाहिए, यानी कि जो मतलब पाठ के जो संबंधित क्रियाएं हैं और उसके अलावा खेलकूद की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें जो है रुचि होनी चाहिए, उसके अंदर जो विविध प्रकार की रुचि होनी चाहिए। दृष्टिकोण को प्रयोगात्मक रखना चाहिए, यानी जो है अध्यापक को जो है अपने दृष्टिकोण को हमेशा जो है प्रैक्टिकल मोड में रखना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो जो है प्रैक्टिकली रूप से जो है हमें उसका जो है ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को हम जो है प्रैक्टिकल रूप से उसे सिखा सकें। बदले हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से युक्त होना चाहिए। जो परिवेश दिन प्रतिदिन बदल रहा है तो उस परिवेश में समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए, एक ये भी शिक्षक का गुण होता है। और इसके अलावा जो है सत्यवादी सहिष्णुता तथा ईमानदार, यानी अध्यापक को सत्यवादी यानी सच बोलने वाला, सहिष्णुता यानी अपने खुले विचारों को रखने वाला, ईमानदार यानी कि वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो ये जो है शिक्षक के गुण हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, इन्हें सही से आप जो है रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो आता है शिक्षक के कार्य आते हैं। शिक्षक के कार्य छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करना चाहिए। छात्रों की जो व्यक्तिगत जानकारी हैं उनकी जो पर्याप्त जानकारी है कि उनको जो है व्यक्तिगत रूप से सामाजिक जो कोई समस्या आ रही है तो उसकी जो समस्याओं का समाधान करना जो है शिक्षक का कार्य है। शिक्षक का अगला कार्य अपने छात्रों को उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देकर समय से निरीक्षण करके उन्हें सुझाव देना चाहिए, यानी
शिक्षक का जो कार्य है बच्चों को जो कक्षा में भी उचित मतलब उपयुक्त कार्य देना चाहिए, और उसके अलावा जो है उसे घर का कार्य देने के बाद उसका निरीक्षण करके अगर उनमें कोई गलती है या उनमें कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए उचित सुझाव देना शिक्षक का एक कार्य है। शिक्षक का अगला कार्य है समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। कक्षा में जाने की प्रवृत्ति न जाने की प्रवृत्ति की छवि को जो है बिगाड़ देती है। यानी कक्षा में जो है समय से जाना चाहिए। जो समय सारणी आपका टाइम टेबल है किसी शिक्षक का, तो अपने घंटे पर उसे अपने संबंधित विषय को पढ़ाने जाना चाहिए। जिस कक्षा में जो शिक्षक नहीं जाते हैं तो उनकी छवि बिगड़ जाती है। दैनिक कार्य में अनुभूति कठिनाइयों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जा ना तथा क्रियात्मक अनुसंधान से समस्याओं का समाधान करना। यानी कि जो भी शैक्षिक जो कार्य हैं, जो रोज़ के दैनिक कार्य हैं, उनमें कोई समस्या आती है तो उनकी जो कठिनाइयों का समाधान जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और जो आपके क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के माध्यम से जो है हमें उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अध्यापक अनुशासन प्रिय होना चाहिए। यानी कि अध्यापक का जो प्रमुख कार्य क्लास में या विद्यालय में जो है उसे अपने छात्रों को अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के बच्चों में जो है एक अच्छी आदत विकसित हो। अध्यापकों को अपनी योग्यता तथा दक्षता के अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करने, विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रम में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा उसके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप में रखना चाहिए। छात्र छात्राओं में स्वस्थ सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता का विकास किया जाना चाहिए। यानी स्वस्थ सहयोग प्रतिद्वंदिता का मतलब यह है कि उनमें कंपटीशन करवाना चाहिए, लेकिन उसमें कंपटीशन में छात्रों को भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें जो है सहयोग की भावना होनी चाहिए और अपना जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश छात्र करें। तो ये सारे शिक्षक के कार्य हैं। शिक्षक के कार्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे छात्र यानी जो स्टूडेंट है। तीसरा जो आपका जो मुख्य अंग है मानवीय संसाधन का, वो है आपका छात्र यानी स्टूडेंट। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होता है वह छात्रों को ही केंद्र मानकर किया जाता है। यानी किसी भी विद्यालय में जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो भी प्रबंधन किया जाता है, जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, यानी विद्यालय के जो लक्ष्य होते हैं या किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है तो उसका जो केंद्र बिंदु होते हैं वो होते हैं छात्र। छात्र भी शिष्य का ही पर्याय है। यानी शिष्य को ही जो है छात्र कहते हैं। जो गुरु को गुणों को धारण करे उसकी रक्षा कर सकता है। यानी जो गुरु के अंदर गुण होते हैं उन्हें धारण करके उन गुणों की रक्षा करें। यानी जैसा जो गुरु के अंदर गुण है सत्य बोलना, और जो गुरु के अंदर जिस प्रकार के गुण होते हैं उन सबको ग्रहण करना जो है छात्र के अंदर एक जो है उसकी विशेषता होती है। छात्रों को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक होते हैं: शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य पुस्तक। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है पाठ्य पुस्तक को छात्रों को प्रदान कराना, और छात्र का कार्य होता है पाठ्य पुस्तक को सीखना या अर्जित करना। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र में शिक्षकों को विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। यानी शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है, जो पाठ्य पुस्तक दी गई उन्हें छात्रों को सिखाना, उनके द्वारा ज्ञान अर्जित कराना। तो ये जो है छात्र के बारे में यहाँ पर जो है ये एक मानवीय संसाधन के रूप में छात्र के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और वर्तमान में जो है छात्रों का आचरण किस प्रकार है थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आधुनिक बनने की होड़ में युवा वर्ग गुरुजनों माता पिताओं की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनकी उपेक्षा करने में गौरव का अनुभव करने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। तो ये जो गुण थे हमारी संस्कृति के नहीं थे, लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति का जो है हमारे छात्रों पर दुष्परिणाम आज के समय में पड़ रहा है। इसके अलावा अब अगला जो आपका आता है वो है नंबर 4 जो मानवीय संसाधन में आता है वो है समुदाय। समुदाय के अंतर्गत क्या आता है आपका समाज। यानी उसमें क्या होता है ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक,
संघ, छात्र शिक्षक संघ। तो सबसे पहले आपका समुदाय यानी समाज प्राचीन काल से ही समाज शिक्षा को प्रभावित करता आया है। जैसे समाज के आदर्श होते हैं, शिक्षा को वैसे ही अग्रसर होना पड़ता है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करता है। यानी जहाँ का जैसा समाज होगा उस शिक्षा के वैसे ही उद्देश्य होंगे। उस शिक्षा जो है वहाँ के समाज की आवश्यकता और वहाँ के समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही शिक्षा का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो है शिक्षा या विद्यालय कार्य करते हैं। लेकिन समाज के जो है आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में समाज में परिवर्तन लाते रहते हैं दिन प्रतिदिन, तो जिस कारण शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। समाज शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षिक प्रक्रिया आदि को प्रभावित करता है और यह स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से समुदाय एक सक्रिय संस्थान है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्थान के रूप में बालक और व्यक्तियों को अनौपचारिक रूप से पढ़ाता रहता है। यानी विद्यालय के अलावा समाज भी जो है बालकों को कुछ न कुछ अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता रहता है। शिक्षा समाज के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। समुदाय का सहयोग, अब समुदाय का क्या सहयोग होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। समाज के लोगों को इस देखना चाहिए कि बालक बालिकाओं का नामांकन करवाना जो है का दायित्व जो है समाज का होना चाहिए। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने का सहयोग देना चाहिए। समुदाय को बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए। समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ सुथरा करके भेजना चाहिए। उन्हें स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की छात्रवृत्ति का धन उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं, गणवेश आदि पर खर्च करना चाहिए। गणवेश यानी उनके जो ड्रेस हैं, उनके जो बैग हैं इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए छात्रवृत्ति के धन का उपयोग करना चाहिए। ये समुदाय की जिम्मेदारी है। विद्यालय की साफ सफाई तथा रख रखाव में भी सहयोग करना चाहिए। किसी भी समाज के समुदाय के लोगों को शिक्षा अभिभावक गोष्ठियों में सक्रिय सहभागिता लेनी चाहिए। जो कॉलेज की तरफ से जो अभिभावकों की संगोष्ठी होती हैं, शिक्षकों को शिक्षा संगोष्ठी होती हैं, उनमें जो है समुदाय को भी हिस्सा लेना चाहिए। जन समुदाय के विद्यालयों में लगे हैंडपंपों की देखभाल तथा विद्यालयों के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी समुदाय के जो है ये सहयोग करना चाहिए किसी भी जो है संस्था में या किसी भी शैक्षिक संस्था में, किसी विद्यालय में। शैक्षिक अभिभावक संघ, इनका क्या रोल होता है शैक्षिक संस्था में? अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन तथा माता पिता शिक्षक संघ के सदस्यों की बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देना चाहिए। विद्यालय विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी आदि के रखरखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को नामांकन, नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए। ये मतलब अभिभावकों और शिक्षक संघों का जो है उत्तरदायित्व है कि बच्चों की जो नामांकन और उनकी उपस्थिति में जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और विनिवेश आवश्यकताओं वाले विकलांग बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो मतलब जो विकलांग हैं या जो किसी प्रकार से असक्षम बच्चे हैं, उनकी जो है शैक्षिक आवश्यकताओं पर जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग देना चाहिए। यानी बच्चों के जो स्वास्थ्य परीक्षण है, यानी जो बच्चों के हेल्थ चेकअप होते हैं, उनमें जो है शिक्षा अभिभावक संघ को जो है सहयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है ग्राम शिक्षा समिति का जो ये रोल है वो क्या है, वो देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक पे प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालय के कुछ कार्यों को चुनना चाहिए। यानी ग्राम शिक्षा समिति का ये कार्य है कि वो जो है विद्यालय के जो है कुछ कार्यों को चुने, कुछ कार्यों की जिम्मेदारी ले। ये जो है ग्राम शिक्षा समिति का जो है एक कार्य है। ग्राम की बाल गणना सही होनी चाहिए, यानी जो गांव के बालक हैं उनकी गिनती सही से होनी चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए। बच्चों के 100% नामांकन ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित करने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। विद्यालयों को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाएं, छात्रवृत्ति, मध्य भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि का समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति को सहयोग देना चाहिए। अध्यापकों को नियमित उपस्थिति के संबंध में भी ग्राम शिक्षा समिति को ध्यान देना चाहिए। ये ग्राम शिक्षा समिति के कार्य हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत हमने पढ़ा ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ,
और जो है इसके अलावा हमने बड़ा समुदाय का सहयोग, यानी समुदाय के अंतर्गत जो है ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत हमने आज यहाँ पर चर्चा की। मानवीय संसाधन में आपने देखा कि मानवीय संसाधन प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, ये जो है आपके मानवीय संसाधन हैं। यानी कि इन मानवीय संसाधनों का जो प्रबंधन है, इसके बारे में हमने आज चर्चा की कि मानवीय संसाधनों का उचित प्रबंधन करके हम किस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे मानवीय संसाधनों को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली जो क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।